उष्मा। देखो, सबसे पहले उष्मा क्या है? देखो, उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। तो कैसे ऊर्जा? देखो, जैसे हम कोई भी चीज को गर्म करें, ठीक है, मान लो ये लोहा है, ये लोहा को जब हम गर्म करते हैं, तो लोहे को जब हम गर्म करते हैं तो लोहा को मिलता क्या है? लोहा को मिलता है उष्मा, ठीक है। और जब उष्मा मिलेगा तो उष्मा के कारण ये क्या हो जाएगा? गर्म, ठीक है। तो गर्म हुआ, ये दिखाएगा इसके ताप को, यानी कि एक्चुअल में उष्मा और ताप दोनों अलग चीज है। उष्मा अलग चीज है, ताप अलग चीज है। उष्मा के कारण ही तापमान में वृद्धि होती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का उष्मा ज्यादा है उस पदार्थ में ताप ज्यादा होगा, और जिस पदार्थ में उष्मा कम है उस पदार्थ का ताप कम होगा। तो ये हम कह सकते हैं जरूर। तो उष्मा एक तरह का ऊर्जा है। और जैसे हमने एक नियम पढ़ा था, उष्मा ऊर्जा संरक्षण के नियम, है ना भाई? ऊर्जा संरक्षण के नियम में हम पढ़ते हैं कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वही चीज है यहाँ पर। जो हीट एनर्जी है वो गया उष्मी एनर्जी में, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उष्मा एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, ठीक है। अब उष्मा ऊर्जा है तो ये भी स्थानांतरित होगा, ठीक है। तो ऊर्जा क्या होता है? ये तापांतर के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरित होता है। अच्छा, मैं अगर इस लोहे के एक एक सिरे को गर्म करूं तो इसका ये सिरा गर्म होगा या नहीं होगा? होगा। अगर मैं इस सिरे को गर्म करूं तो ये सिरा भी गर्म होगा, लेकिन मैंने तो केवल ये सिरे बस को गर्म किया है, तो इधर क्यों गर्म हो रहा है? क्यों हो रहा है? उष्मा का संचरण हो रहा है। संचरण होना यानी कि उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ठीक। तो एक्चुअल में यहां से उष्मा इस स्थान से इस स्थान में जा रहा है, लेकिन इधर ही क्यों जा रहा है? वो इधर ही क्यों नहीं रुका? इसका कारण यह है कि जैसे हम हवा के लिए पढ़ते हैं ना कि अधिक दाब से कम दाब की ओर जाता है। जैसे हम ट्यूब है, ट्यूब को पंचर कर देते हैं, ठीक है। तो ट्यूब को पंचर कर देते हैं तो ट्यूब से जो हवाएं हैं, ठीक ना, वो वातावरण में बाहर आएंगे आएंगे तो वातावरण का हवा ट्यूब में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ट्यूब के अंदर का दाब क्या है? ज्यादा है। और हमेशा हवा का बहाव किधर की ओर होगा? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी अधिक दाब से कम दाब की ओर। वही चीजें यहां पर भी होगा, उष्मा में भी। उष्मा हमेशा उच्च उष्मा से निम्न उष्मा की ओर ही जाएगा। इसमें भी ये ध्यान रखना है, ये तापांतर के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ठीक है। तो तापांतर के कारण जाता है, अंतर रहेगा तभी जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहां पर एक पदार्थ ले लेता हूं, इसका टेम्परेचर ले लेता हूं 50 डिग्री, और इसका टेम्परेचर ले लेता हूं 30 डिग्री। इन दोनों सिरों को हम जोड़ देते हैं, ये दोनों को पास ले आते हैं। जैसे यहां से इन दोनों को मैं पास ले आऊं तो यहां से उष्मा का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? होगा। किधर से किधर होगा? उष्मा जो है, इधर का उष्मा इसमें जाएगा,
और उष्मा अगर इधर का उष्मा इधर जाएगा तो इधर उष्मा कम हो रहा है यानी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इधर उष्मा बढ़ रहा है यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये दो तब तक ऐसा होता रहेगा जब दोनों के टेम्परेचर क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। ठीक है, तो ये तब तक ट्रांसफर होगा जब तक इन दोनों के टेम्परेचर क्या ना हो जाएंगे, समान नहीं हो जाएंगे। चाहे ये दोनों के दोनों उदाहरण के लिए 25-25 हो जाए या 20-20 हो जाए या जितना भी हो जाए, मान लो 35-35 हो जाए, कुछ लॉस भी हो जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि इन दोनों को जोड़ के 80 हो रहा है तो 40-40 हो जाएंगे, कुछ लॉस भी हो जाएगा, हीट लॉस कहते हैं जिसको। ठीक है, तो एक उदाहरण के लिए मैंने मान लिया 35-35 हो गए दोनों, तो दोनों 35-35 जब हो जाएंगे तो इसमें उष्मा का बहाव क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यहां पर होता है। तो जो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर संचरित होता है, उच्च ताप से निम्न, इसमें के तापमान 30 थे वो 35 हो गया, इसमें का 50 था वो 35 हो गया। तो ये इसमें बढ़ गया और इसमें घट गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उष्मा ट्रांसफर हुआ। तो उष्मा बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, उष्मा घटेगा तो ताप घटेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, उष्मा का संचरण तब तक होता है जब तक दोनों के ताप समान न हो जाए, अर्थात यदि दो पिंडों के ताप समान हैं तो उनके मध्य उष्मा का संचार नहीं होगा। तो देखिए यहां तीन बातें हैं। जो ताप के कारण, देखिए उष्मा एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, ये पॉइंट हो गया। उष्मा एक ऊर्जा है। अब ऊर्जा है तो कैसे ट्रांसफर होता है, तापांतर के कारण संचरित होता है। ट्रांसफर यानी संचरित होना, किसके कारण, तापांतर। अब तापांतर में कैसे तापांतर होना चाहिए, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तापांतर के कारण संचरित होता है, लेकिन कैसे ताप से किधर जाता है, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाता है। और उष्मा का संचार तब तक होता है जब तक कि दोनों के तापमान क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। क्योंकि हमने कहा कि उष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है, और तापांतर ही नहीं रहेगा तो उष्मा का संचरण नहीं होगा। क्योंकि तीन पॉइंट, उष्मा तापांतर के कारण होता है, लेकिन तापांतर में कैसा तापांतर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। लेकिन जब बराबर हो जाए तो, जब तापमान बराबर हो जाए तो उष्मा का संचरण नहीं होगा। ये तीन बात समझ गए। उष्मा तापांतर के कारण संचरित होता है, कैसे संचरित होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, और अगर बराबर हो जाए ताप तो उष्मा का संचरण नहीं होगा। ये तीन पॉइंट है जो यहाँ लिखा हुआ है, और उसमें एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। अब उष्मा के क्या गुण है, उष्मा के गुण है, उष्मा बढ़ेंगे तो ताप क्या होंगे, बढ़ेंगे। हमने वही देखा कि भाई इधर 50 वाले से उष्मा 30 वाले की ओर गया तो इसके टेम्परेचर 35 हो गए। तो उष्मा बढ़ा तो ताप भी क्या हुआ, बढ़ा। उष्मा घटा तो ताप भी घटा। मतलब उष्मा और ताप एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। एक बढ़ेगा तो अगला बढ़ेगा, एक घटेगा तो अगला घटेगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए उष्मा बढ़ने पर पदार्थ के गतिज ऊर्जा भी बढ़ते हैं। अब गतिज ऊर्जा क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को उदाहरण दूंगा पानी का। पानी को हम गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म करे, पानी गर्म हो रहा है, ये कारण है कि वो उष्मा ग्रहण कर रहा है। ठीक है, उष्मा ग्रहण करेगा पानी तभी वो गर्म होगा। लेकिन एक स्थिति में हम ये देखते हैं कि जब पानी गर्म हो जाता है तो वो उबलने लगता है, या उबला भी नहीं रहता है। तो आप लोग गौर से देखना पानी को, वो पानी जो है ना वो इधर उधर घूमते रहता है। आप गर्म करते जाओगे ना तो वो इधर उधर ऐसे ऐसे इधर उधर घूमते रहता है। ध्यान दिया है, अगर नहीं दिया है तो देना। अब उबलेगा तो वो और तेजी से दिखने लगता है हमें। वो जब उबलता है तो देखना वो पानी ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे उसमें उष्मा बढ़ रही है उसके गतिज ऊर्जा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। गतिज ऊर्जा का मतलब है कणों का गतिमान होना, वहां उसके गतिज ऊर्जा बढ़ रहे हैं। उसी में जब उबल रहा है ना, आप उसके गति को धीमा कर दो, मतलब आप आंच को धीमा कर दो। जैसे ही आंच को धीमा करोगे ना तो उबलने की गति भी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। आंच को बंद कर दोगे तो वो उबलने हल्का हल्का तो ऐसे गतिमान रहेगा, लेकिन अब वो गति क्या हो जाएगा, धीमा। तो यही चीजें हम देख रहे हैं कि जैसा जैसा हम ऊष्मा बढ़ा रहे हैं उसमें क्या बढ़ रहा है, गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है। तो ये चीजें भी हम समझ गए कि 2 पॉइंट, ऊष्मा बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, ऊष्मा घटेगा तो ताप घटेगा। ऊष्मा बढ़ने से उनके कणों के, जो पदार्थ है उनके कणों के बीच का गतिज ऊर्जा भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने लगता है। तो अब देखो तीसरा नियम है, यह नियम पदार्थ के तीनों अवस्था में लागू होते हैं। ये जो नियम मैं बताया हूं, दोनों नियम कि बढ़ेगा ताप, ऊष्मा बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेंगे, ये तीनों में लागू होता है, ठोस, द्रव और गैस। क्यों हम एग्जॉस्ट को ऊपर ही लगाते हैं, एग्जॉस्ट हम नीचे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि देखिए जब टेम्परेचर गर्म होगा तो गर्म हवा हल्के होंगे, और गर्म हवा हल्के होंगे तो ऊपर जाएंगे। तो गर्म हवा हल्के होंगे तो ऊपर जाएंगे, और गर्म हवा हल्के होंगे तो जब वो ऊपर जाएंगे तो उन गर्म हवाओं को ये एग्जॉस्ट क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। तो ये चीजें निरंतर चलते रहते हैं, गर्म हवा ऊपर होंगे और ठंडे हवा नीचे जाएंगे। तो ऐसे यही कारण है कि हम उसको एग्जॉस्ट को ऊपर लगाते हैं ताकि जो गर्म हवाएं हैं उसे वो फेंक सके। तो अब हम देखते हैं यहां से, तो यहां पर उष्मा ये तीनों नियम में लागू होता है, तो ये गैस में भी लागू होता है। हालांकि गैस हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने वो उदाहरण नहीं दिया कि गैस के गतिज ऊर्जा बढ़ते हैं। उष्मा बढ़ने पर ताप बढ़ता है, ये तो सब समझ गए हो। लेकिन गतिज ऊर्जा में ठोस का कैसे होगा? ठोस का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तभी तो ठोस तरल हो जाएगा, समझ रहे हो? जैसे लोहा, लोहा को हम बहुत ज्यादा उष्मा दें तो वो थोड़े पहले नरम होंगे। नरम इसलिए हो गए क्योंकि उसका गतिज ऊर्जा क्या हो गया, बढ़ गया। इसी तरह उसे और गर्म करेंगे तो वो तरल हो जाएंगे, अब वो बह सकते हैं। ठीक है, बह सकते हैं यानी कि उसके कणों का गतिज ऊर्जा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस तरह ये हम देखेंगे, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, जब ताप उष्मा बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और उसका गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। और ये किसमें लागू होगा ये नियम? ठोस, द्रव और गैस तीनों में लागू होगा। इतना बात समझ में आया? तो उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, और उष्मा अगर एक प्रकार का ऊर्जा है तो कैसे ट्रांसफर होता है? तापांतर के कारण उत्पन्न ट्रांसफर होता है। और किस तरह? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। कब तक? जब तक कि उष्मा बराबर ना हो जाए। इसके नियम में हमने पढ़ा, अगर उष्मा बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, उष्मा बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, ताप भी बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। और ये नियम किस में लागू होगा? ठोस, द्रव और गैस में लागू होगा। हाँ जी, हाँ तो आगे पढ़ेंगे ना, ठीक है। उष्मा, उष्मा जो है एक ऊर्जा है, लेकिन ताप केवल और केवल गर्माहट और ठंडाहट का एहसास है। ठीक है, गर्माहट और ठंडाहट के एहसास केवल किससे होंगे? ताप से। कोई चीज ठंडा है कि गर्म है, हम वो ताप में बता रहे हैं, लेकिन जिसके कारण वो गर्म है वो उसकी ऊर्जा है। ठीक है, हाँ, हाँ? भाप को उष्मा कह सकते हैं। ठीक है, नहीं, उष्मा अगर कम है तो ठंडा होगी, ठंडा उष्मा नहीं होगा। उष्माहट, उष्मा ही गर्मी है, उष्मा जितना ज्यादा होगा वो उतनी गर्मी है उसमें, है ना। उष्मा मतलब ये समझ लो, आग जो है, आग एक भौतिक पदार्थ है, लेकिन उसके अंदर जो चीज है जिसके कारण वो गर्मी उत्पन्न कर रहा है वो गर्मी ही उष्मा है। मतलब गर्मी एक शब्द में, सरल भाव में आप अगर उष्मा क्या है कहो तो गर्मी, गर्मी को ही हम उष्मा कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं उष्मा संचरण के नियम। उष्मा संचरण के 3 नियम है। ठीक है, उष्मा संचरण के 3 नियम में चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। उष्मा संचरण के 3 नियम हैं। उष्मा कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है।
उष्मा एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, इसके 3 नियम हैं। पहला है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। अब इसको समझने के लिए ये समझो, मान लो ये सब एक पदार्थ है, ठीक है, और आप लोग सब एक एक लोग इसके पदार्थ के अणु हैं, ठीक है। आप सब एक पदार्थ हैं, मान लो कोई लोहे के टुकड़े, और जितने लोग आप लोग हैं वो सब जो है एक एक अणु है, ठीक है। अब मान लीजिए हम पदार्थ न सोच के कुछ और जैसे सोचे, अब पदार्थ हैं, मैंने अब आपको गरम न करके मैं क्या कर रहा हूं, कुछ खाने के मिठाइयां दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं खाने के मिठाइयां आपको दिया, तो अब इन लोग मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, देना रे देवा, ठीक है, मांग बेच कर ही। तो अब आप क्या करोगे, क्या सारा मिठाई उन लोगों को दे दोगे, नहीं, हाँ। तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ अपना रख लेंगे और बाकी उनको दे देंगे। उन लोग, अब जब उनके पास चला जाएगा तो पीछे वाले मांगे देना मोहल्ला दे, ऐसे, ठीक है। तो उन लोग भी अपना खाने के लिए रखेंगे और कुछ उनको देंगे। उन लोगों को मिला तो वो भी मांगेंगे, उनको मिला तो वो भी मांगेंगे, उनको, वहां तक, और आखिरी तक वो मांगेंगे। लेकिन क्या आप लोगों को जितना मिला उसकी गारंटी है पीछे वालों को उतना मिल जाए? इतने तो आप लोग बेवकूफ नहीं है कि सब ए ले बहनी एक था बस कहा बाकी लतू मन लेवा, इतना तो नहीं करा, ठीक है। जेकर करा ज्यादा आइसती है ज्यादा पाही, ओकर बात एमन कम पाही, ओ मनऊ कम, और आखिरी में पाही तो पाही बिचारी है, नहीं तो वो कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह जो है उष्मा है, ध्यान रखना ना मैं यहां जो बोल रहा हूं। जैसे ये पदार्थ है तो इसको हमने गर्म किया, तो उष्मा को इसने रखा, इस कण ने अपना रखने के बाद कुछ उष्मा इसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इनके पास जितना उष्मा है पीछे वाले को उतना उष्मा नहीं मिलेगा। फिर उसी तरह उनको जो मिला उसने भी ट्रांसफर कर दिया। ये चीजें हम बता रहे हैं। जैसे लोहे का टुकड़ा, ये लोहे का टुकड़ा जो है ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। मैं इसके एक सिरे को मैं गर्म कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये सिरा गर्म करूंगा तो ये यहां तो उष्मा मिलेगा, लेकिन ये उष्मा का ट्रांसफर इधर से इधर होगा, क्योंकि इधर गर्म हो गया यानी उष्मा ज्यादा है, और इधर गर्म नहीं है यानी उष्मा कम है, यानी इधर से इधर ट्रांसफर होगा। लेकिन उष्मा ज्यादा कहां पर होगा, इस छोर में होगा, और इस छोर की उष्मा क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह यहां पर यह ध्यान रखना है, उष्मा का ट्रांसफर इधर से इधर तो होगा। ये बात समझ में आ रहा है? उष्मा का ट्रांसफर इस छोर से इस सिरे से इस सिरे की ओर होगा, लेकिन कैसे होगा, तो ये जो कण है वो अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। जैसे इन लोगों ने, जब मैं मिठाई दिया तो ये जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, केवल किसको पास किया, मिठाई पास किया। तो इस तरह यहां से देखिए, ये कण जो है उष्मा को ट्रांसफर करने के लिए अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। तो एक क्वालिटी होता है कंडक्शन में। कंडक्शन में उष्मा का ट्रांसफर तो होता है, उष्मा का संचरण तो होता है उच्च से निम्न की ओर, लेकिन जो कण है, मूल कण, वो मूल कण अपना स्थान नहीं छोड़ते। बात समझ रहे हैं? इसमें ये जो कण है खुद ठोस, जो ठोस क्षण है, इसके कण उष्मा बस देंगे, लेकिन वो खुद अपने जगह से नहीं हिलेंगे। समझ आ रहा है बात? तो इसको कहेंगे हम चालन, ठीक है। मैं यहां आऊंगा। अगला देखो, अगला है संवहन। संवहन की बात करें तो ये तरल से आप समझोगे, होता वैसे गैस में भी है। अब तरल को समझाने के लिए ये ठीक उसी तरह की कहानी है, ठीक जैसा ये समझ लो कि जैसे प्रसाद है, सब जितना चाहो उतना खा सकते हो, ठीक है, जितना चाहो उतना खा सकते हो, लेकिन लाइन से आओ, और सबको पहले एक एक दोना ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रसाद बांटते गया, आप लोग लाइन में लगे, आपको एक एक दोना मैंने प्रसाद दिया। फिर जिसको उधर खाया, जब तक, चूंकि लाइन बहुत लोग हैं संख्या में, जब तक फिर इधर आखिरी तक आया, उसका प्लेट खत्म, फिर लाइन लग गया,
फिर ये चीज आप लोग फिर खाए, फिर लाइन लगे, 2-4 दोना जब तक खाबे नहीं, पेट ला सुकून नहीं मिले, ठीक है, तय कह दो ना पाए, 3 रुक मैं गेहूं लेके जाता हूं। तो ये इंसान का गुण है, ठीक है। तो इसी तरह जो है, मान लीजिए हम प्रसाद दे रहे हैं, तो प्रसाद लेने के लिए आप लाइन से आ रहे हैं और लाइन से आके फिर प्रसाद खाए और आपका खत्म हो गया, तो फिर लाइन लग गए और फिर आए, फिर प्रसाद लिए, और ऐसे करते करते सबको प्रसाद मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन क्या प्रसाद आपके जगह में मैं जाके दे रहा हूं? नहीं। जिनको प्रसाद लेना है वो खुद लाइन में लगकर आ रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। तो इस तरह ये जो है, ये प्रसाद को आप उष्मा समझो। ये उष्मा का क्या होगा? उष्मा एक जगह से आ रहा है, और उष्मा जब एक जगह से आ रहा है तो इसमें क्या होगा, जो पदार्थ हैं वो उनके कण अपना स्थान बदलते जाएंगे, उष्मा लेते जाएंगे और फिर बदलते जाएंगे, ऐसा करते जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक तरल को ले लेते हैं, ठीक है, पानी को ले लेते हैं, पानी को हम गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म करें तो पानी को गर्म करने से, पानी को हम गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म करेंगे तो ये पानी गर्म होने के कारण हल्का हो जाएगा, और ऊपर का पानी इसके तुलना में कम गर्म है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गर्म नहीं, ठीक है, कम गर्म है। तो कम गर्म है तो ये क्या होगा, ऊपर वाला पानी ज्यादा वजनी है, कम गर्म मतलब ज्यादा वजनी, तो ऊपर वाला पानी नीचे आ जाएगा और नीचे वाला पानी गर्म होने के कारण हल्का हो गया तो ऊपर जाएगा। फिर जब कम गर्म पानी यहाँ आया तो यहां से तब तक गर्म होगा जब ऊपर के तुलना में ज्यादा गर्म हो जाए। अब ऊपर के तुलना में ये ज्यादा गर्म हो गया, मतलब ऊपर के तुलना में हल्का हो गया। अब ये पानी ऊपर जाएगा और ऊपर का जो पानी है वो इसके तुलना में वजन है, कम गर्म था इसलिए वो यहाँ आ जाएगा। समझ रहे? मैं ये नहीं कह रहा हूं ऊपर का पानी ठंडा है, नहीं बोल रहा हूं, यहां पर के तुलना में कम गर्म है, ठीक है। तो वो ऐसे करके घूम जाएगा और ये सिलसिला चलता रहता है, और इसी चीज को हम पानी का उबलना कहते हैं। पानी जब उबलता है तो ये पानी ऐसे राउंड होते रहता है, और यहाँ से गर्मी, देखिए गर्मी एक ही जगह से मिल रहा है, लेकिन ये पानी अपना कण को बदल बदल कर इस उष्मा को ग्रहण करते हैं। तो ये चीजें क्या कहलाएगा? संवहन कहलाएगा, ठीक है। तो संवहन में जो पदार्थ के कण है, संवहन में पदार्थ के कण अपना स्थान बदलते हैं। संवहन में पदार्थ के कण अपना स्थान बदलते। बात समझ में आया? अब मैं बात ये कह रहा हूं कि कंडक्शन किसका किसका होता है और कन्वेक्शन किसका किसका होता है, यानी कि संवहन किसका किसका होता है, ठीक है। तो देखिए कंडक्शन तीनों में होगा, एकदम श्योर तो दिखता है ठोस में, लेकिन वास्तव में द्रव में भी होगा और गैस में भी होगा। ध्यान रखना, जब स्टार्टिंग में हम गर्म करेंगे पानी को तो पानी तुरंते घूमना नहीं चालू होता। शुरुआत में पानी स्थिर रहेंगे, शुरुआत में पानी स्थिर रहेंगे, और पानी स्थिर होने के बाद भी यहां हल्का गर्म हो जाएगा। वो हुआ है कंडक्शन से। कण उसके पानी के भी कण वहीं के वहीं थे, लेकिन इसने अपना कण उसको दे दिया, अपना उष्मा उसको दिया, उष्मा उसको 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 ऐसे करते करते यहां तक गर्म हो। तो शुरुआत में जलन से, ठीक है। अब पानी को समझ गए तो वैसी गैस भी है। हवा अगर एक छोर का गर्म हुआ तो वो धीरे धीरे अगले छोर का गर्म हुआ, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तब फिर दोनों के स्थान अपना छोड़ने लगते हैं, तब जाके क्या होने लगता है? संवहन। तो तरल और किसका? गैस का संवहन होगा। लेकिन क्या ठोस के कण अपना स्थान छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। इधर का कण इधर आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो याद रखना, संवहन, देखो चालन तीनों में होगा, चालन तीनों में होगा, ठीक है, लेकिन संवहन गैस और द्रव में होगा, ठोस में नहीं हो सकता, क्योंकि ठोस के कण अपना स्थान नहीं छोड़ सकते। समझे? इसमें तरल और गैस के कण अपना स्थान बदल सकते हैं, तो चालन कैसे हुआ? शुरुआत में वो जगह को नहीं बदलते, जब हल्का गर्म होते हैं ना तब वो जगह नहीं बदलते। हल्का गर्म में वो वहीं पर भी रहेंगे, जगह नहीं बदलेंगे, तो भी कंडक्शन के कारण जो है एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते हैं। मतलब ये एक दूसरे को हीट ट्रांसफर भी करते हैं। मतलब ये समझ लो, अगर ये संवहन भी कर रहे हैं तो उसके तुलना में मान लो इस अणु के तुलना में
इस अणु में अगर कम उष्मा है तो ये साथ में ऐसे जा रहे हैं, तो साथ साथ में इसका उष्मा भी क्या इसमें हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जहां पर दो कण आपस में चिपकेंगे उष्मा का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस कारण ये ध्यान रखना कि चालन जो है पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में होता है। चालन पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यह ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में संभव है, ठीक है, बात समझ में आया, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ये ठोस द्रव गैस और तीनों अवस्थाओं में चालन संभव है। चालन क्या है, तो उष्मा का ट्रांसफर करते समय कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, यही चालन है। और उष्मा का जो है ट्रांसफर उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हो रहा है, लेकिन कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, ठीक, ये होगा चालन। संवहन में उष्मा का संचरण होने के लिए कण अपना स्थान क्या करते हैं, छोड़ते हैं, बदलते हैं। तो इस कारण इसे हम संवहन कहते हैं। संवहन दोनों स्थिति में होगा, ध्यान रखना है, किसमें होगा, हाँ, द्रव एवं गैस में होते हैं, ठीक है, ये संवहन दोनों में होते हैं। तभी तो ये गर्म हवा कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है, ये। अब हम देखते हैं विकिरण। अब प्रसाद हमने लाइन लगा के तो दे दिया, वो संवहन था। अब हम ऐसे करेंगे, अब आप लोग अपने अपने जगह में रहिए, प्रसाद आप लोगों को डायरेक्ट डिलीवर कराएंगे, फेंक के ऐसे कैच करते जाना बस, ठीक है। तो आप ना, आपको जाने का जरूरत है कहीं ना, आपको इन्होंने किसी और कण ने आपके दिया, आपको डायरेक्ट प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये चीजें कहलाता है विकिरण। विकिरण में ऊर्जा के ट्रांसफर करने के उष्मा के ट्रांसफर करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके पहले माध्यम की आवश्यकता थी, यानी कि एक कण आपको दूसरा उष्मा दे रहा था, कंडक्शन में, चालन में। संवहन में आप खुद वहां माध्यम बनकर जा रहे थे उष्मा लेने के लिए। लेकिन अब विकिरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट बिना माध्यम के अगर सीधे आपको उष्मा मिल जाए तो वो कहलाएगा विकिरण। ये होता है सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी में पहुंचना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कई जगह निर्वात है, मतलब ज्यादातर जगह निर्वात ही है, मतलब वहां पर कुछ नहीं है। उसके बाद भी वहां से गुजरकर प्रकाश डायरेक्ट कहां आ रहा है, पृथ्वी में आ रहा है। और प्रकाश के साथ साथ उसमें उष्मा भी आ रहा है। तो उष्मा डायरेक्ट मतलब गर्मी, सोचिए बीच में उतना दूर है सूर्य और बीच में कोई माध्यम नहीं है, उसके बाद भी सूर्य की गर्मी जो है हमारे धरती तक पहुंच रही है ना। तो ये है किस वजह से, विकिरण के वजह से। बिना माध्यम के भी उष्मा का ट्रांसफर होता है और वही कहलाता है विकिरण। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी में पहुंचना किसका उदाहरण है, चालन, संवहन, विकिरण, किसका उदाहरण है, विकिरण, ठीक है। तो ये जो है के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य की उष्मा का, या हम प्रकाश या ताप लिख सकते हैं समझने के लिए, पृथ्वी तक पहुंचना, ठीक है। ये जैसे सूर्य है और ये पृथ्वी है, यहां निर्वात होने के बाद भी ये जगह निर्वात है और निर्वात होने के बाद भी यहां से प्रकाश जो है कहां तक पहुंच रहा है, पृथ्वी तक पहुंच रहा है। और ये घटना क्या कहलाएगा, विकिरण कहलाएगा। समझ आ रहा है बात, तो ये ध्यान रखना, ये है विकिरण। अब हम बात करते हैं उष्मा के मात्रक। उष्मा के मात्रक के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था जब मैं कार्य ऊर्जा के बारे में मैं बता रहा था। आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, कोई भी कार्य, ठीक है, पूरे ऊर्जा के साथ मिलजुल कर करना चाहिए। ऊर्जा के कोई भी कार्य ऊर्जा के साथ मिलजुल कर करना चाहिए, मिलजुल कर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, कार्य, ऊर्जा और ऊर्जा से ही संबंधित
उष्मा, उष्मा एक तरह का ऊर्जा है, पढ़े हैं ना, ठीक है। तो ऊर्जा, उष्मा, इन तीनों का मात्रक क्या है? जूल। ये एसआई मात्रक है, जूल, ठीक है। एसआई मात्रक क्या है? जूल है। और ध्यान रखना है, जूल जैसे जैसे लंबाई का, दूरी का एसआई मात्रक मीटर है, लेकिन हम उसे सेंटीमीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। उसी तरह इसका एसआई मात्रक जूल तो है, लेकिन इसे आप कैलोरी या अर्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और इस तरह कैलोरी और अर्ग से भी इनको क्या किया जाता है? मापा जाता है, ठीक है। आप लोगों को मैं कन्वर्जन शायद बता चुका हूं कि नहीं बताया हूं? हाँ, हाँ, अर्ग सबसे छोटी मात्रक है। तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर जूल में 4.18 जूल। और 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁷ अर्ग, ठीक है। ये और यही कारण है कि उष्मा की सबसे छोटी मात्रक क्या है? अर्ग है। अर्ग ये सबसे छोटी मात्रक है, क्योंकि देखो 1 जूल को बनने में 10⁷ अर्ग लग रहा है। मतलब इतना सारा अर्ग मिल रहा है तब 1 जूल बन रहा है, और 4.18 जूल मिल रहा है तो 1 कैलोरी बन रहा है। इसलिए सबसे छोटा मात्रक कौन है? अर्ग। अर्ग सबसे छोटा मात्रक है। और इसको आप लोगों को याद भी कराया था, 1 कैलोरी में 4 वयस्क लोग रहते हैं बोल के। 4 से 4 और वयस्कता का उम्र क्या है? 18। तो 4 वयस्क जन, जन से याद रखना है जूल। और 1 जूल के लिए याद रखना है आप लोगों को, 10 लोगों के सामने, 10 लोग अगर रहें तो 7 फेरा आग के सामने, ठीक है। शादी के बंधन है ये। 10 लोग रहें तो 7 फेरा आग के सामने, 10 लोग रहें तो 7 फेरा आग के सामने, 10 साक्ष्य हैं ये। ई मन बताही कि हाँ बिहार हो गए करके, ठीक है। तो इस तरह ये, तो बाराती क्यों ले जाते हैं? बाराती एक साक्ष्य है, कभू नट दिखता बिहार हो नहीं है कभी। और इसीलिए बाराती जो ले जाते हैं उसको खिलाते पिलाते हैं कि तू मन साक्षी रही है भैया करके। तो इस तरह, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। क्या था हमारा? विकिरण। अब हम आगे बढ़ते हैं, उष्मा और ताप में क्या अंतर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अच्छा रुको, ये कहानी तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोगों से एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूं, फिर ये बताऊंगा। ये व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर करता है? ठीक है। रेडिएटर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है जी? बोलना ऐसी लगता है विकिरण, रेडिएशन तो रेडिएटर ऐसा कहेगा, लेकिन इसका उत्तर है संवहन, ठीक है। अब कारण मैं बता रहा हूं। रेडिएटर किसको कहते हैं? पहले तो पहले के ट्रैक्टर अगर आप लोग देखे होंगे, ठीक है, तो पहले ट्रैक्टर में वो पानी डालना पड़ता था। एचएमटी ट्रैक्टर पुराना, ठीक, वो पानी डालना पड़ता था इंजन को ठंडा करने के। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, इधर सुनो। तो वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि ऊर्जा बनता कैसे है, देखो जो आपका इंजन है ना, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, इंजन के अंदर पिस्टन सिलेंडर लगे होते हैं, ये
इस पिस्टन सिलेंडर में ये अप जाएगा तो ये डाउन जाएगा, ऐसा रहता है। यहीं पर आग जलता है इसी पिस्टन सिलेंडर में। जब आग जलता है तो आग का जो धुआं निकलता है वो इन लोगों को ऐसे नचाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर को। और यही मूवमेंट को वो इसे रोटरी मूवमेंट में बदलता है, मतलब घूमने वाले मूवमेंट में। जो ऐसा मूवमेंट है उसको यहां से वो ऐसे रोटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण चक्का क्या होने लगता है, घूमने लगता है। एक्चुअल में यहाँ आग जलता है तब चक्का घूम रहा है। तो अब सोचो, अगर इसमें लगातार पेट्रोल डीजल का आग जल रहा है तो ये गर्म नहीं होगा, गर्म हो। और यही कारण है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो इसी इंजन के गर्म होने से बचाने के लिए, ठीक है, इसको ठंडा करना जरूरी है। तो चूंकि बाइक में ओपन रहता है तो बाहर के हवा, जब बाइक चलाते हो तो बाहर का हवा उससे लगातार टकराता है, तो इंजन तो बाइक वाला तो ठंडा हो जाता है। लेकिन कार का इंजन खुला नहीं रहता, या बड़े बड़े जो बस हैं, ट्रक हैं, उनके इंजन पैक रहते हैं। अब अगर उनके इंजन पैक है तो उनको ठंडा कैसे किया जाए? तो उनको ठंडा करने के दो तरीके हैं। एक तो बाहर का हवा भी उसमें जाता है, हल्का जाता है, एक तो वहां से ठंडा होता है। और दूसरा इसमें जाता है, एक होता है कूलेंट। उसमें कूलेंट ऑयल डालते हैं। जिन लोग कार रखते हैं या जिन लोगों के घर में बड़े गाड़ी हैं, उनको आप पूछोगे तो वो जानते हैं कि उसमें कूलेंट लगता है कह के, ठीक है। तो वहां पर देखो काम कैसे करता है, देखो। देखो, नाराज है आज, हल्ला नहीं। देखो बता रहा हूं ना, ये लो। ये कार है, दिख रहा है इंजन, देखो आग जल रहा है ना, आग जल रहा है वहां से, वो जो पीला पीला दिख रहा है वो आग है। और यहाँ से फैन है, वहां से वही ठंडा हवा फेंक रहा है, ठीक है। यहाँ से वो जो कूलेंट है उसको कूल करके वहां से भेज रहा है, ओवर हीट, ठीक। यहाँ ये सब इसमें कूलेंट लगे हुए हैं। बस अभी इसको समझो, मैं बाकी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये देखो, यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र हैं, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ से एक पाइप गया है, दिख रहा है। वैसी उधर से भी एक पाइप आया होगा, ठीक है। इसमें कूलेंट है इसी में, और वो कूलेंट ना यहाँ छोटे छोटे बहुत बारीक ऐसे पतले पतले पाइप लगे हैं, ठीक है। उसी में से वो निकल निकल कर इधर आएगा। देखो इंजन है यहाँ, देख रहे थे कैसे आग जल रहा था, उसी इंजन में गर्मी है, वो अंदर में है इंजन के। तो ये कूलेंट क्या करेगा, इंजन के बाहर के जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। वो एब्जॉर्ब होगा, किसमें होगा, कूलेंट में, ठीक है। अब ये कूलेंट यहां से आएगा, इंजन को अपना ले लिया, तो इंजन ओवरहीट नहीं हो पाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं इंजन ठंडा हो गया, इंजन कैसे ठंडा हो जाएगा, वो तो आग जल हीट है, उसको क्या कर लिया, कूलेंट जो है मतलब उसको ग्रहण कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब वही गर्म तेल कूलेंट यहाँ आया, तो यहां से लगातार हवा जा रहा है, कार चल रहा है, तो बाहर से हवा इसमें टकराएगा,
तो ये हवा के टकराने से, देखो हवा जब छोटे छिद्र से जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद ट्राई करिए, ऐसे करिए, ऐसे करके, ऐसे करिए, सांस निकालिए और एक बार ऐसे करिए, करिए बोल रहा हूं, मोला बक मत देखना, जोर से ऐसे करा और एक बार, क्या अंतर आया? एक बार हवा गर्म था, एक बार हवा ठंडा था। हवा तो आपके बॉडी के अंदर से ही आया, फिर एक बार गर्म एक बार ठंडा क्यों? कब गर्म आया और कब ठंडा आया? जब आप मुंह खोल के हवा निकाले तब, या मुंह छोटा करके? कब ठंडा आया? छोटा करके निकाले तो ठंडा आया, मुंह खोल के निकाले तो गर्म आया। इसका मतलब यह है, जब हवा प्रेशर के साथ छोटे छिद्र से जाता है तो वो क्या हो जाता है? ठंडा। हवा गर्म ही था हवा गर्म ही था, लेकिन वो कैसे कन्वर्ट हो गया? ठंडा हो गया, जब उसे हम प्रेशर के साथ छोटे छिद्र से भेजा। वही चीज यहां पर हो रहा है। रेडिएटर में जब छोटा छोटा छिद्र है, तो ये छोटे, जब बाहर के हवा इस छोटे छिद्र में टकराएंगे तो उसका हवा क्या हो जाएगा? छोटा। यही चीज आपके कूलर के साथ भी होता है। समझ आ रहा है? कूलर के हवा आपको ठंडे लगते हैं। अभी के टाइम में कूलर चला के देखना बिना पानी के, तो भी आपको एस कंपेयर पंखा आपको ठंडा लगेगा। समझे? जब उसमें पानी चलाते हो तो कूलर का पानी और पतले जगह से गुजरता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी भी गुजर रहा है। अब पानी के कारण उसमें जगह बहुत कम बचता है, जिसके कारण अब उसी बीच से ही आप हवा को गुजरना रहता है, मतलब और पतले जगह से गुजरना रहता है, जिसके कारण हवा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अब समझ में आया कूलर का इस्तेमाल कैसे होता है? तो वैसे ही ये है। अब जब ये पतले छिद्र से गुजरेगा, उसके बाद उसके अंदर पतला पतला पाइप है, तो वो ठंडा हवा इस पतले पतले पाइप में टच होगा, और वो पतला पतला पाइप में ही क्या गुजर रहा है? कूलेंट। तो ये कूलेंट जो इधर से गर्म होके आया था, इधर क्या कर देगा? ठंडा कर देगा, और फिर ठंडा कूलेंट वापस इंजन की ओर जाएगा और इंजन के गर्मी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक। तो गर्मी नहीं, ठंडा चीज गर्मी लेने आ रहा है, गर्म चीज वापस ठंडा होने जा रहा है। ये क्या है? संवहन। मतलब इसमें कण अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह जा रहा है ना, और वापस आ रहा है। इस चीज को क्या कहते हैं हम? संवहन कहते हैं। तो रेडिएटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है? संवहन के सिद्धांत पर काम करते हैं। समझ आ रहा है? पक्का? काल पढ़ा, हाँ बाकी ठीक। चलो, अच्छा ये ध्यान रखेंगे,